हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। पिछले वीडियो में हमने हीमोडायनेमिक के बारे में पढ़ा कि हीमोडायनेमिक क्या होता है, कैसे ब्लड का फ्लो होता है बॉडी तक हार्ट के थ्रू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से हमें क्या समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मतलब है कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल चेंज होके हार्ट अपना फंक्शन शो करता है, किन इलेक्ट्रिकल चेंजेस होने की वजह से हार्ट अपना फंक्शन कर पा रहा है। उन इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो इवेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इवेंट हो रहे हैं, उनको आज हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि कैसे हार्ट अपना वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं। The mechanical events of heart are triggered by the change in the electrical property of the cardiac cell। जो मैकेनिकल इवेंट्स हमने जो अभी तक स्टडी करे हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकली प्रॉपर्टी जब चेंज होती है कार्डिक साइकिल के अंदर, जब कार्डिक साइकिल के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तब ये फंक्शनिंग होती है हार्ट की। जो हमने पढ़ा कि जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस होने की वजह से हो रहा है। देन जो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हमारे हार्ट के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो उसका सोर्स क्या है, वो किसकी वजह से हो रहा है। वो होता है हमारे कार्डिक मसल फाइबर, जिनको हम ऑटोरिथमिक फाइबर कहते हैं। जैसे हमें पता है हार्ट है जो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेसिटी की, मतलब ऑटोमेटिक काम करता है। तो इसीलिए इसके पास जो है ऑटोरिथमिक फाइबर्स होते हैं। ऑटोरिथमिक जो एक रिदम में चलते हैं और खुद ब खुद काम करते हैं। जैसे हमारे पास एस ए नोड हो गया, ए वी नोड, और प्रिकिंजल फाइबर जो है ऑटोमेटिक अपना काम करते हैं। देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर जनरेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एस ए नोड। जैसे हमने भी बताया कि जो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट कहाँ से होते हैं, एस ए नोड से होते हैं, देन ए वी नोड से, एंड देन सेंड टू द बंडल ऑफ हिज ब्रांचेस एंड प्रिकिंजल फाइबर। प्रिकिंजल फाइबर तक वो भेज दिए जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो हमें नॉर्मली जो पता होता है, जो हमारा सेल होती है, सेल का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट होता है इनसाइड द सेल। यहाँ देखिए, जो हमारे सेल होती है, जो सेल के अंदर का जो नॉर्मल एट रेस्टिंग पे -90 मिलीवोल्ट होता है जब रेस्टिंग पे हो। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, एंड फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, तब ये -90 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट तक जाता है। और ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही हम आज इसको स्टडी करेंगे। तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जब रेस्टिंग पे होती है हमारी सेल, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट, और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी फंक्शनिंग कर रही है तब +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। तो ये देखिए, नॉर्मली नेगेटिव पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग स्टेट पे। जैसे अब एलिवेशन होता है इसके पोटेंशियल में, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन होएगी यानी डीपोलराइजेशन होएगी, यानी फंक्शनिंग स्टार्ट होएगी। और जैसे ही पोटेंशियल दोबारा से रेस्टिंग लेवल पे जाएगा यानी नेगेटिव की तरफ जाएगा, उसको रीपोलराइजेशन कहेंगे, यानी रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। अब जो डीपोलराइजेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, जब हमारे पॉजिटिव आयन की एंट्री होती है सेल के अंदर, तभी हमारी डीपोलराइजेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये सब हम पहले 4th सेम में पढ़ चुके हैं फार्माकोलॉजी में, जब एक्शन पोटेंशियल का टॉपिक आया था। और अगर जो हमारा इनफ्लक्स होता है नेगेटिव आयंस का, या इफ्लक्स होता है पोटेशियम आयन का, तब रीपोलराइजेशन होती है, रिलैक्सेशन होती है। और यही दो मेन चीज़ें होती हैं हार्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और ये सब किन की वजह से हो रहा है, इनफ्लक्स और इफ्लक्स ऑफ आयंस, और इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हमें पढ़ना होगा कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तभी हार्ट अपना काम करेगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में के टोटल पाँच फेस होते हैं, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। अब हम इनको पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा फेज़ में क्या होता है और कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो देखिए, अब हम इन जो 5 स्टेज हैं हमारे, इसके एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, इनको अब स्टडी करेंगे। पहले हम ग्राफ के थ्रू इसको समझ लेते हैं। हम एक ग्राफ लिया है, एक इस तरफ हमने एक्शन पोटेंशियल लिया है और दूसरी तरफ हमने टाइम लिया है मिलीसेकंड में। तो जैसे हमने इस ग्राफ को शुरू करने से पहले आप 3 बेसिक बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए
कि जो नॉर्मल सेल का पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, वो -90 मिली वोल्ट होता है जब रिलैक्स होती है सेल, और जब एक्साइटेड हो जाती है, जब फंक्शनिंग करती है, तब +30 मिली वोल्ट होता है। और जब इन्फ्लक्स होता है पॉजिटिव आयन सच एज सोडियम और कैल्शियम का, तब डीपोलराइज हो जाती है सेल, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और जब इन्फ्लक्स होता है नेगेटिव आयंस का सच एज क्लोराइड आयन, और इफ्लक्स होता है पोटेशियम आयन का, तब रिपोलराइज होती है सेल, यानी रिलैक्स होती है सेल। तो आइए अब इस ग्राफ को शुरू करते हैं। इस ग्राफ में सबसे पहले देखिए जो हमारा फेज़ 0 है, फेज़ 0 में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पहले सेल 90 पे होती है रेस्टिंग पे, देन सोडियम की एंट्री होने की वजह से सेल एकदम से डिपोलराइज होती है और ऑलमोस्ट +30 मिली वोल्ट तक जाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जाती है, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0, ये 0 से ऊपर चल जाती है, यानी सेल डिपोलराइज हो रही है फेज़ 0 में। किसकी वजह से हो रही है? सोडियम की एंट्री की वजह से। देन फेज़ 1 में क्या होता है? क्लोराइड की एंट्री होती है और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। पोटेशियम के इफ्लक्स होने की वजह से क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पोटेशियम के इफ्लक्स होने से क्या होगा? रिपोलराइज, सेल अभी रिपोलराइज होएगी। रिपोलराइज मतलब नेगेटिव की तरफ जाएगी, लेकिन ये पार्शली जा रही है, कंप्लीटली रिपोलराइज नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीटली रिपोलराइज कब होएगी? जब 0 से नीचे चला जाए, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्योंकि 0 होती है। तो अब यहाँ पे पार्शली रिपोलराइज होती है फेज़ 1 में। और ये पार्शली क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे साथ ही साथ क्लोराइड की इन्फ्लक्स भी हो रहा है। देन फिर हमारे पास आता है फेज़ सेकंड। फेज़ सेकंड में क्या होता है? जो ये हमारे पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। पोटेशियम के इन्फ्लक्स होने से क्या होगा? नेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी रिपोलराइज होएगी सेल। लेकिन कैल्शियम के आने से क्या होगा? कैल्शियम कैसा पॉजिटिव आयन, इसके आने से क्या होगा? जो हमारा पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी, लेकिन कैल्शियम के पोटेशियम के जाने से नेगेटिविटी बढ़ेगी, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। इसलिए इस स्टेज में जो हमारा पोटेंशियल है वो स्टेबल रहता है 0 तक, 0 मिली वोल्ट तक ये स्टेबल रहता है। देन हमारे पास आता है फेज़ थर्ड। फेज़ थर्ड के अंदर क्या होता है? जो पोटेशियम है वो इन्फ्लक्स होता है और पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, यानी अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो अब नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रिपोलराइज होना शुरू हो जाएगी सेल। तो यहाँ पे अब सेल रिपोलराइज हो जाएगी कम्प्लीटली। एंड देन फोर्थ फेज में क्या होगा? फोर्थ फेज में क्या होगा? सोडियम का भी इफ्लक्स होगा और पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, और ये बैलेंस रहेगा 90 मिली वोल्ट तक। तो इस तरीके से जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। यहाँ पे मेनली देखो, यहाँ पे पहले डिपोलराइज हुई यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुई, और यहाँ पे रिपोलराइजेशन हुई, फिर रिलैक्सेशन हुई। इस तरह से इलेक्ट्रिकल चेंजेस के थ्रू हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। आइए इसको अब थ्योरिकली समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेज 0 से। नॉर्मल रेस्टिंग फेज, द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हैव अ स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल इज 90 मिली वोल्ट। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे कितना पोटेंशियल होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होता है। व्हेन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेट, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं फास्टली। सोडियम की एंट्री होना शुरू हो जाती है, और सोडियम की एंट्री होने की वजह से जो हमारी सेल है वो डिपोलराइज होना शुरू हो जाती है। बिकॉज जो ओपन वेरी रैपिडली, ये बहुत जल्दी से ओपन होता है हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिसकी वजह से जो डिपोलराइजेशन है वो बहुत फास्ट होता है। इसलिए आप देखोगे फेज 0 के अंदर ग्राफ एकदम से इंक्रीज होता है, लीड्स टू डिपोलराइजेशन 30 मिली वोल्ट। देन हमारे पास आता है फेज 1, जिसको बोलते हैं हम पार्शियल रिपोलराइजेशन। फेज 1 में पार्शियल रिपोलराइजेशन होती है। पार्शियल रिपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ अ रैपिड डिक्रीज इन द सोडियम आयन पैसेज। इस केस में क्या होता है? सोडियम की एंट्री डिक्रीज हो जाती है पैसेज ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन और आउटवर्ड फ्लो ऑफ पोटेशियम आयन अक्कर, एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स टू अप्रोक्सीमेटली 0 मिली वोल्ट। इसमें क्या होता है? पोटेशियम जो है आउटवर्ड फ्लो होता है और सोडियम की डिक्रीज हो जाती है एंट्री। इस वजह से क्या होता है कि जो सेल है वो धीरे से रिपोलराइज होना शुरू हो जाती है 0 मिली वोल्ट तक। देन हमारे पास आता है फेज 2, जिसको प्लेट्यू फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है? पोटेंशियल जो होता है स्टेबल होता है। एट दिस फेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिमेन स्टेबल जस्ट बिलो 0 मिली वोल्ट। 0 मिली वोल्ट से स्टेबल बिलो रहता है और स्टेबल रहता है।
देयर इज़ अ स्मॉल कॉन्स्टेंट इनवर्ड ऑफ कैल्शियम एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वाले फेज में क्या होता है, कैल्शियम की एंट्री होती है और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, वो स्टेबल रहता है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहे हैं और पोटेशियम की जाने की वजह से नेगेटिव बढ़ता है, तो दोनों बैलेंस है, इस वजह से यहाँ पे स्टेबल रहता है इस फेज में। तो अब पढ़ते हैं फेज थर्ड। फेज थर्ड में क्या होता है, सेल जो है कम्प्लीटली रिपोलराइज हो जाती है। रिपोलराइज क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम चैनल है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और परसिस्टेंट आउटफ्लो पोटेशियम, परसिस्टेंट कंटिन्यूसली आउटफ्लो हो जाता है, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव की तरफ जाता है, क्योंकि पोटेशियम के इफ्लक्स होने की वजह से सेल रिपोलराइज होना शुरू हो जाती है। इसलिए इस केस में, इस स्टेज में सेल जो है कम्प्लीटली रिपोलराइज हो जाती है और जो सोडियम और कैल्शियम आयन है वो रिटर्न टू देयर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सोडियम और कैल्शियम जो है वो बाहर चले जाते हैं सेल से और पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ATPase। पोटेशियम कैल्शियम पंप के थ्रू वो अंदर आ जाते हैं। देन फेज फोर्थ होता है हमारे पास रेस्टिंग फेज। इस केस में, इस फेज में क्या होता है, सेल जो है रेस्ट पे आ जाती है। द रेस्टिंग पोटेंशियल इन द सेल इज -90 मिलीवोल्ट ड्यू टू कांस्टेंट आउटवर्ड लीक ऑफ पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम का जो आउटवर्ड लीक हो जाता है तो पोटेशियम धीरे धीरे बाहर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव की तरफ रहता है, मेंटेन रहता है -90 मिलीवोल्ट, और सोडियम और कैल्शियम चैनल है वो क्लोज्ड हो जाते हैं रेस्टिंग स्टेट पे। इसलिए ना ही सोडियम की एंट्री होती है ना ही कैल्शियम की एंट्री होती है, इसलिए इस केस पे जो है पोटेंशियल हमारा रेस्ट पे चला जाता है, -90 मिलीवोल्ट होता है। तो इस तरह से होती है हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे रिलैक्स होता है। थैंक यू।